प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप 7 मार्च 2024 को बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, कक्षा 10 अंग्रेजी की जो हमारी पहली बुक है फर्स्ट फ्लाइट, इस फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज यानी गद्य और कविताओं के सभी लेसन्स की यहाँ पर हम समरी आपके लिए लेकर के आए हैं। इस समरी से आप किसी भी प्रश्न का आंसर जो है वो दे सकते हैं, अर्थात आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अगर पैसेज पूछा जाता है तो पैसेज के आंसर भी आप इस समरी से दे सकते हैं। आप देख पाएंगे कि हर पोइम या हर लेसन की 5 से 6 लाइनों में समरी हमारे यहाँ पर दी गई है। इस समरी से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिख पाएंगे। और मैं आपको यह समझाते हुए आगे वीडियो में चलेंगे, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं ये भी हम देखते रहेंगे। यह वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा क्योंकि हम सारे चैप्टर इसी लेसन में कवर करने वाले हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में मदद मिल सके। तो आइए हम देखते हैं पोएम नंबर 1, द डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई। इन दिस पोएम आप जो है पहले स्क्रीनशॉट लेकर के सेव भी रख सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे। इन दिस पोएम a crow shakes off some snow dust on the point। इस कविता में एक कौवा जो है वो सेक्स हिला करके गिरा देता है कुछ डस्ट ऑफ स्नो या स्नो डस्ट जो है बर्फ की जो धूल होती है, बारीक जो बर्फ होती है कवि के ऊपर। कवि कहाँ था? हु इज स्टैंडिंग और सिटिंग beneath a hemlock tree। beneath का मतलब है नीचे। कभी हेमलॉक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। हेमलॉक नाम का एक पेड़ होता है, बड़ा ही जहरीला पेड़ होता है। उस पेड़ के नीचे कभी बैठा हुआ था। तो प्रश्न पूछता है किसने बर्फ गिराई? कौवे ने बर्फ गिराई। क्या गिराई? डस्ट ऑफ स्नो गिराई। किस पर गिराई? पोएट के ऊपर गिरवाई। पोएट कहाँ था? तो हेमलॉक पेड़ के नीचे था। अब दिस सिंबलाइजेस द सेकिंग ऑफ सैडनेस फ्रॉम पोएट्स हार्ट एंड मेक इट बेटर डे। जो बर्फ की धूल गिरी है वो ये दर्शाती है कि क्या गिर गया है? सैडनेस, कवि के दिल से, कवि के मन से जो दुख था वो दूर हो गया है। जैसे कौवे ने बर्फ की धूल उड़ाई है उसी प्रकार से कवि के मन से दुख दूर हो गया है और उसका दिन अच्छा हो गया है। द पोएम डिस्क्राइब्स अ वेरी सिंपल हैपनिंग इन वेरी सिंपल वर्ड्स। एक साधारण की घटना को जो है बड़े ही साधारण से शब्दों में इन्होंने बताया है। It tells us that sometime even a small incident may prove to be of larger significance। आप ये लाइन याद रख लें कि कई बार जीवन में स्मॉल इंसिडेंट, छोटी छोटी घटनाएं भी जो हैं वो बड़ा महत्व लेकर के आती हैं। तो अगर इसकी थीम पूछी जाए कविता की तो आप ये वाली जो लाइन है कि कुछ बार छोटी छोटी घटनाएं भी बहुत बड़ा महत्व रखती हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। द पोएट इज अपसेट इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। कविता की शुरुआत में कवि बड़ा परेशान है। बट ए स्मॉल इंसिडेंस, एक छोटी सी घटना होती है। फॉलिंग ऑफ स्नो, बर्फ की धूल गिरती है उसके ऊपर। चेंजेस हिज मूड, और ये बर्फ की धूल उसका पूरा मूड चेंज कर देती है। इन द एंड ऑफ द पोएम, कविता के अंत में, द पोइट फील्स रिलैक्स्ड, कवि रिलैक्स्ड फील करता है। एंड थैंकफुल, और वो धन्यवाद देता है टू द नेचर, प्रकृति का, फॉर सेविंग हिज डे, कि प्रकृति ने उसका दिन बचा लिया, फ्रॉम बीइंग वेस्टेड, बर्बाद होने से। तो यहाँ पर ये जो कौवा है और ये हेमलॉक ट्री है, ये किसके प्रतीक हैं? सोरो के प्रतीक हैं। और डस्ट ऑफ स्नो जो है वो एक आशा की, होप की जो किरण है, वो खुशहाली का प्रतीक यहाँ पर है। ये हमारी कविता है डस्ट ऑफ स्नो। सेकंड पोएम जो है हमारी
फायर एंड आइस, इसे भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो है वो लिखा है। तो देखिए, द पोइट टॉक्स अबाउट द टू डिफरेंट बिलीव्स, कवि दो विश्वास, दो कथनों के, दो बातों के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में दो बातें हैं? रिगार्डिंग द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, ये दुनिया कैसे खत्म होगी। इस कविता में संसार के नष्ट होने के दो तरीकों के बारे में, विश्वासों के बारे में बताया गया, जैसा कि इसका नाम ही है फायर एंड आइस। फायर का मतलब है इंसान की डिजायर और आइस का मतलब है हेटार्ड यानी नफरत। इस दुनिया का अंत दो ही चीजों से हो सकता है, या तो इच्छा से यानी फायर से, या हेट यानी नफरत से। ही सेज, कवि कहता है, दैट द वर्ल्ड कुड एंड, इस संसार का विनाश हो सकता है, बिकॉज ऑफ फायर, या तो आग से संसार का नष्ट होगा, दैट सिंबलाइजेस डिजायर, आग का मतलब है डिजायर। इस कविता में सिर्फ दो ही वर्ड हैं जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, कि संसार का अंत किससे होगा? डिजायर से होगा, और बाय आइस या फिर वर्ब से होगा, दैट सिंबलाइजेस हेटार्ड, जिसका मतलब है नफरत, कोल्ड हार्ट यानी घृणा। जब या तो दुनिया को नष्ट करता है इंसान अपने लालच की वजह से, या फिर नफरत की वजह से। ही फेवर्स दोज, अब कवि किसका पक्ष लेता है शुरू में, कि किस कवि के अनुसार कौन दुनिया को नष्ट करेगा। He favors those who say that this world will end by fire, कवि कहता है मैं उनका पक्ष लेता हूं जो कहते हैं कि इच्छा से या डिजायर से यानी फायर से दुनिया नष्ट होगी। As he has seen the effect, क्योंकि कवि ने जो है वो दुनिया को देखा है, लालच को देखा है। And the result of uncontrolled and unending desire, जो परिणाम निकलते हैं कभी न खत्म होने वाली इच्छा के, वो कवि ने देखे हैं। He goes on to say, कवि कहता है आगे, that if the world will have to come to end twice, अगर ये दुनिया दो बार नष्ट हो, then hatred symbolized by ice, नफरत घृणा जो है जिसको बर्फ के रूप में यहाँ बताया गया है, would be enough to bring it end, वो दुनिया को नष्ट करेगी। तो इसमें प्रश्न क्या बनते हैं कि ये कविता किसके बारे में बताती है? तो एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, संसार के खत्म होने के बारे में। फायर का क्या मतलब है? डिजायर। आइस का क्या अर्थ है? हेटार्ड। कवि किसका पक्ष लेता है? डिजायर का यानी फायर का पक्ष लेता है। और कवि क्या कहता है कि अगर दूसरी बार भी दुनिया को नष्ट होना पड़े, दो बार नष्ट होना पड़े, तो हेटार्ड यानी नफरत भी जो है वो पावर रखती है, नफरत भी दुनिया को नष्ट कर सकती है। ये दूसरी कविता। अगले हम देखते हैं ए टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू लेज़ली नॉरिस के द्वारा। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट, ये कविता एक प्रकार से तुलना करती है, दो चीजों की तुलना कर रही है यहाँ पर। किस दो चीजों की तुलना कर रही है? ए टाइगर इन द जू, एक टाइगर जो है वो चिड़ियाघर के अंदर बंद है, उसकी किससे तुलना करती है? विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, एक उस टाइगर की जो कि खुले में जंगल में अपना जीवन जो है व्यतीत कर रहा है। तो कविता कॉन्ट्रास्ट करती है, यानी एक प्रकार से तुलना करती है, दोनों में अंतर बताती है। एक टाइगर जो जू में है, दूसरा जो अपने नेचुरल हैबिटेट यानी प्राकृतिक आवास यानी फॉरेस्ट में है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू, कविता चिड़ियाघर से शुरू होती है, टू द जंगल, और वहां से जंगल की तरफ बढ़ती है। जू में टाइगर बंद है, जंगल की तरफ वो कविता आगे बढ़ती है। एंड बैक अगेन टू जू, क्योंकि जो चिड़ियाघर में बंद टाइगर है वो सोचता है जंगल में जाने की, जंगल में शिकार करने की, लोगों को डराने की, लेकिन वो एक्चुअली जो बंद है चिड़ियाघर के अंदर, तो उसकी शक्ति से परे है चिड़ियाघर से बाहर जाना। द पोइट हेयर इज डिस्क्राइबिंग, कवि ये कहता है, ए टाइगर इन हिज केज एट जू एंड कॉन्ट्रास्टिंग हिज एक्शंस, वो कहता है कि टाइगर जो है वो चिड़ियाघर के पिंजरे में कैद है, और उसके जो एक्शन है, उसकी जो फीलिंग्स हैं, वो उनकी तुलना कर रहा है। व्हाट द टाइगर वुड हैव बीन इफ ही वर फ्री इन जंगल, अगर जंगल में टाइगर रहा होता तो वो क्या करता। इन चीजों की तुलना यहाँ पर की गई है। तो
टाइगर कहाँ पर है? केज के अंदर बंद है। टाइगर कहाँ जाना चाहता है? फॉरेस्ट में जाना चाहता है। टाइगर क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वो फ्री नहीं है, उसके पास फ्रीडम नहीं है। अगली पोइम हमारी है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इस कविता में जानवरों को पहचानने का फनी तरीका जो है वो डेंजरियस, फनी होने के साथ साथ डेंजरियस तरीका बताया गया है। इस कविता का सारांश यही है कि जंगली जानवरों को पहचानने का मजाकिया और खतरनाक तरीका यहाँ पर बताया गया है। दिस ह्यूमरस पोएम, यह हास्यात्मक कविता, सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। ये हंसी वाली कविता जानवरों को आइडेंटिफाई, पहचानने का या बताने का, वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवरों का डेंजरस तरीका बताती है। द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि बताता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, ऑफ ऑल द वाइल्ड एनिमल्स, सारे जंगली जानवरों की, नॉन टू बी डेंजरस टू मैन इन फनी वे, जो इंसान के लिए खतरनाक है उनको पहचानने का तरीका या उनकी विशेषताएं जो हैं वो फनी, मजाकिया रूप में बताता है, हंसी मजाक के तरीके से बताता है। and does this while apparently advising as to how it can be identified, और वो बता रहा है आपको कि आप उसे कैसे पहचान सकते हैं स्पष्ट रूप से। The poet also uses some common English phrases, कवि कुछ सामान्य इंग्लिश की फ्रेज का भी इस्तेमाल कर रहा है, जैसे मगरमच्छ के आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स, लाफिंग हाइना, हंसने वाला लकड़बग्गा, बियर हग्स, बियर का गले से मिलना, ये सब चीजें खतरनाक हैं। एंड इनकॉर्पोरेट्स देम इन द इंट्रोडक्शन टू द एनिमल्स, इन सभी का इस्तेमाल जो है वो जानवरों की पहचान के लिए करता है। तो अंत में यही है इस कविता का सारांश कि कवि जो है इस कविता में डेंजरस एनिमल्स को पहचानने का फनी तरीका बता रहा है। डेंजरस फनी तरीका यहाँ पर बताया जा रहा है। अगली हमारी कविता है द बाल पोएम। दिस पोएम बाय जॉन बेरीमैन इज अबाउट लूजिंग समथिंग दैट यू लव एंड लर्निंग टू ग्रो अप। इस एक लाइन में इस कविता का सारांश है कि आप जो है किसी चीज को खोते हैं जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जिस चीज से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं अगर उसे खो देते हैं तो उसका दुख होता है, लेकिन उसके बाद आप लर्निंग टू ग्रो अप, उस दुख से बाहर निकलना सीख जाते हैं समय के साथ। तो ये कविता किस बारे में है? इट इज अबाउट ए लिटिल बॉय, एक छोटे से बच्चे के बारे में है, हु फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज यंग लाइफ, जो अपनी इस छोटी सी जिंदगी में इज लर्निंग, सीख रहा है, व्हाट इट इज लाइक टू एक्सपीरियंस ग्रीफ, कि दुख क्या होता है, चीजें जब खो जाती हैं उनका दुख कैसा होता है वो सीख रहा है। एट द लॉस ऑफ मच बिलव्ड पोजीशन, आपकी जो सबसे पसंदीदा प्यारी चीज है जब वो खो जाती है उसका दुख कैसे होता है और उसको कैसे समय के साथ हम भूल जाते हैं, वो ये सीख रहा है। यहाँ एग्जाम्पल के रूप में उसकी बॉल खो जाती है। दो ही कैन बाय अनदर बॉल, बच्चा दूसरी बॉल खरीद सकता है, लेकिन but the loss here symbolize the days of childhood that will be gone as the boys grow up। लेकिन उस बोल की उसके साथ जो यादें थी वो बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, वो बचपन की यादें उस बोल के साथ उसकी चली गई हैं। वो वैल्यू, वो चीज की जो वैल्यू है अब वैसी नहीं रहेगी नई बोल लाने पर। द बॉय नाउ हैज टू लर्न, उस बच्चे को अब सीखना होगा, टू एक्सेप्ट ग्रीफ, दुख को कैसे स्वीकार करें, एंड लॉसेस, नुकसानों को कैसे स्वीकार करें, एज दीज विल बी ए पार्ट ऑफ हिज फ्यूचर इन दिस वर्ल्ड, ये सभी चीजें दुनिया में एक हिस्सा उसकी जिंदगी का रहेंगी। ही हैज टू लर्न, उसे सीखना होगा, दैट मनी इज एक्सटर्नल, पैसा जो है वो नश्वर है, एंड द रियल ट्रेजर आर द मेमोरीज, असली खजाना जो है वो यादें हैं, इंसान की यादें। हमारी अगली जो कविता है वो है अमेंडा, एक लड़की के बारे में है जिसकी माँ जो है उसे बताती है हाउ टू डू, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, की क्या करना है और क्या नहीं करना है और कैसे करना है। अमेंडा परेशान है अपनी माँ की बातों से। दिस पोएम इज अबाउट ए लिटिल गर्ल, यह कविता एक छोटी सी बच्ची के बारे में है, अमेंडा के बारे में,
हु इज कंस्टेंटली इंस्ट्रक्टेड, जिसको बार बार निर्देश दिया जा रहा है, निर्देशित किया जा रहा है, अबाउट व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना चाहिए। शी इज टोल्ड नॉट टू हंच हर शोल्डर्स, अपने कंधे नहीं ऊंचे नीचे करने के लिए, नहीं चढ़ाने के लिए उसे मना किया जा रहा है, लटकाने के लिए मना किया जा रहा है कि लटका करके कंधे मत चलो। एंड टू सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठने के लिए उसे कहा जा रहा है। शी इज टोल्ड टू फिनिश हर होमवर्क, उसे अपना होमवर्क पूरा करने के लिए कहा जा रहा है। एंड क्लीन हर रूम, और अपना रूम साफ करने के लिए कहा जा रहा है। शी इज फॉरबिडन, उसे मना किया गया है फ्रॉम ईटिंग ए चॉकलेट, की चॉकलेट मत खाओ, दैट सी हैज, जो उसके पास है। बट अमेंडा कीप्स ड्रीमिंग ऑफ ए लाइफ, लेकिन अमेंडा एक ऐसी जिंदगी के बारे में विचार करती है जो कि फ्रीडम से युक्त हो, खुली हो। सी ड्रीम्स ऑफ मरमेड, वो समुद्र में रहने वाली मरमेड के बारे में सोचती है। ऑफ रोमिंग बेयरफुट इन द डस्टी स्ट्रीट, और भटकते हुए वे बच्चे जो नंगे पैर गलियों में घूमते रहते हैं, अनाथ बच्चे, वो उनके बारे में सोचती है। एंड गोल्डन हेयर्ड रेपुंजल, और रेपुंजल नाम की उस राजकुमारी के बारे में सोचती है जिसके गोल्डन हेयर थे। वो लिव्ड अलोन इन ए हाई टावर, इस रेपुंजल जो है वो एक ऊंचे से टावर में अकेली रहा करती थी। यानी ये जो तीनों चीजें हैं, मरमेड समुद्र में अकेली रहती है, गलियों में घूमने वाले बच्चे अकेले होते हैं, और रेपुंजल जो राजकुमारी टावर में, वो भी अकेली थी। सी टेक्स नो नोट ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड टू हर, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती कि उसे क्या कहा जा रहा है। एंड इज रिबुक्ड, उसे डांटा जा रहा है फॉर बीइंग मूडी, क्योंकि वो मूडी हो रही है, अपने मन की कर रही है। एंड सल्किंग ऑल द टाइम, हर टाइम जो है वो आलसी की तरह बिहेव कर रही है। ये हमारी अमेंडा पोएम का समरी है। अगली पोएम हम देखेंगे, ट्रीज। दिस पोएम इज अबाउट द ट्रीज दैट आर ग्रोइंग इन a confined space, यह कविता उन पेड़ों के बारे में है जो कि कन्फाइंड, सक्रिय जगहों पर उगाए जाते हैं, जैसे घरों को सजाने के लिए। मे बी अ ग्रीन हाउस, जैसे कि ग्रीन हाउस में। द ट्रीज ब्रेक आउट द कन्फाइनमेंट, इस कविता में बताया गया है कि ये पेड़ जो हैं उस पाबंदियों को, उन सीमाओं को तोड़ देंगे। एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, और ये जंगल की तरफ जाएंगे। द फॉरेस्ट विच हैज बीन विदाउट ट्रीज टिल नाउ, क्योंकि पेड़ों से तो हमने जंगलों से तो हमने पेड़ों को काट दिया है, और सजाने मात्र के लिए हमने पेड़ रखे हैं, अब ये पेड़ जंगल में चले जाएंगे। इज सून फिल्ड विद द साउंड ऑफ ट्रीज एंड बर्ड्स, वो जंगल जो इतने सालों तक खाली थे, अब समय तक खाली थे, वो पेड़ों से और पक्षियों से भर जाएंगे। दिस इज ए सिंबॉलिक डिपिक्शन ऑफ द स्टेट टुडे, ये आज की स्थिति की एक संकेत है। विद रियल फॉरेस्ट डिसअपियरिंग, कि आज के अंदर असली जंगल जो है वो डिसअपियर यानी गायब हो रहे हैं। प्लांट्स आर बीइंग ग्रोन इन आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स, पेड़ पौधे जो हैं वो कृत्रिम रूप से उगाए जा रहे हैं। ऑस्टेंसिबली फॉर द सेक ऑफ ग्रीनरी, सिर्फ हरियाली दिखाने मात्र के लिए हम पेड़ जो है लगा रहे हैं, असली जंगलों का हमने विनाश कर दिया है। सेकंड लास्ट पोएम हमारी है, फॉर एन ए ग्रेगरी। द पोइट डिस्कसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस एंड ब्यूटी इन द वर्ल्ड, कवि जो है वो डिस्कस कर रहा है बाहरी सौंदर्य की, एंड ब्यूटी इन द वर्ल्ड, और सुंदरता की इस दुनिया के अंदर जो है क्या महत्व है, बाहरी अपीयरेंस का क्या महत्व है। इन द पोएम यंग एने डिजायर्स टू बी लव्ड फॉर हर इनर ब्यूटी, एने नाम की एक लड़की इस कविता में चाहती है कि उसे उसके अंदर की सुंदरता के लिए यानी आंतरिक गुणों के लिए पसंद किया जाए। However, the poet tells her that young men love hair because of her golden hair, लेकिन कवि उसका वहम दूर करते हुए कहता है कि लोग जो हैं उसे प्यार करते हैं उसके गोल्डन हेयर के लिए, ना कि उसकी इनर ब्यूटी के लिए। नो वन वुड लव हर, कोई भी उससे प्यार नहीं करेगा, इफ शी डिड नॉट हैव ब्यूटीफुल हेयर, अगर उसके सुंदर बाल नहीं होंगे। यानी अगर आपकी बाहरी आपका सौंदर्य नहीं होगा तो आपसे कोई प्यार नहीं करेगा, ऐसा कवि कहता है। एने बिकम सैड, एने दुखी हो जाती है। हाउएवर द पोएट कंसोल हर, लेकिन कवि उसे शांत करता है, सांत्वना देता है। बाय सेइंग, कहते हुए,
that God is the only one, God एकमात्र है, who loves humans, जो इंसानों को प्यार करता है, because of their inner beauty, उनके आंतरिक गुणों की वजह से, आत्मा की वजह से, सुंदर आत्मा की वजह से, than the physical beauty, भगवान को बाहरी सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है. The poet actually deals with the theme of dark reality of the world. कविता हमारे इस संसार की काली शाह हकीकत के बारे में बताती है. Here the things or individuals are appreciated. चीजें और इंसानों को तारीफ की जाती है, as well as judged, उनको देखा जाता है, based on their physical appearance. इस दुनिया में बाहरी सौंदर्य की ज्यादा वैल्यू है. This is why there is a racial discrimination on the basis of color. और इसी वजह से रंग का भेदभाव हमें संसार में देखने को मिलता है. लास्ट पोएम है हमारी टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. ये कस्टर्ड नाम का एक जो ड्रैगन है, जिसे वास्तव में कायर कहा जाता है पूरी कविता में, लास्ट में यही ब्रेव साबित होता है. इंक, ब्लिंक और कस्टर्ड, मस्टर्ड जो है, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, जो चूहा है, बिल्ली है और कुत्ता है, और बेलिंडा जो है, ये सभी कायर सिद्ध होते हैं. तो देखिए, दिस पोएम इज अ ह्यूमरस बैलेड. ये हास्यात्मक कविता है. दैट प्रेजेंट अ पीस ऑफ राइटिंग इन फनी वे, जो कि मजाकिया तौर पर लिखी गई है. A little girl named Belinda, बेलिंडा नाम की एक छोटी सी लड़की है, is described in this poem with many pets. इसके पास बहुत सारे पालतू जानवर हैं. Whom she named, जिनका उसने नाम रखा है. She has named the black kitten Ink, उसने बिल्ली का नाम इंक रखा है. ग्रे माउस का नाम, चूहे का नाम उसने ब्लिंक रखा है. और येलो डॉग का नाम उसने मस्टर्ड रखा है. और अंत में कावर ड्रैगन, जो कायर ड्रैगन है, उसका नाम उसने कस्टर्ड रखा है. तो अब नाम याद रखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिल्ली का नाम इंक, चूहे का नाम ब्लिंक, डॉग का नाम मस्टर्ड और ड्रैगन का नाम कस्टर्ड. The poet has beautifully described all these characters in the poem. कवि इनका बहुत अच्छे से वर्णन करता है. He says that all of them are very brave. कवि कहता है कि देखने को तो सिर्फ कस्टर्ड ड्रैगन को छोड़ करके बाकी सभी बहादुर हैं. But his perception changes, लेकिन इस कवि का दृष्टिकोण बदल जाता है. When the dragon saves everyone from the attack of pirate, जब पायरेट एक समुद्री डाकू अपने हाथों में पिस्तौल लेकर के आता है, तो बेलिंडा, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड सभी डर जाते हैं. यह ड्रैगन ही होता है जो उस पायरेट को मार करके और बेलिंडा के घर में सभी की रक्षा करता है. तो दोस्तों, अभी हमने सारी पोएम्स की समरी देखी है. आप इन समरी को जो है वो बार बार रिवीजन कर लें. अभी कुल 20 से 25 मिनट में आप पूरी पोएम्स का समरी को रिवीजन कर सकते हैं एक बार में. 10 नंबर के प्रश्न जो है हमारी कविता से पूछे जाते हैं. अगर आप इन समरीज का स्टडी कर लेते हैं, इस कविता की समरी का स्टडी कर लेते हैं, तो ये नंबर आपको अच्छे, आप क्वेश्चन कर पाएंगे और आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे. कविता के बाद में हम नीचे जो है नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट में मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ. हमारे प्रोज के लेसन रिलेटेड टू गॉड से लेकर के और बाकी सभी चैप्टर्स का लेकर के आ रहे हैं वीडियो. तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनकी मदद हो सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं आपके लिए एकदम करेक्ट कंटेंट आपके लिए ला सकूं, एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन मटेरियल मैं आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं. दोस्तों, मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप इन समरी को स्टडी कर लीजिए. आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं. आप चाहें तो वीडियो की शुरुआत में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको इसकी PDF प्रोवाइड मैं करवा दूंगा. थैंक यू वेरी मच और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए.